नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। नई जिम्मेदारियां, नई चुनौती। जी हां, नायब सरकार का जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, विभागों का भी बंटवारा हो गया है। सीएम ने गृह विभाग और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, आबकारी एवं कराधान समेत सबसे ज्यादा 13 विभाग अपने पास रखे हैं। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर को 6, मूलचंद शर्मा और जेपी दलाल और मंत्री कमल गुप्ता को 4-4 विभाग दिए गए हैं। डॉक्टर बनवारी लाल को 3, रणजीत चौटाला को 2 विभाग दिए गए हैं। सभी मंत्रियों को कम से कम 1 प्रमुख विभाग दिया गया है। अधिकतर विभागों के मंत्री बदले हैं। मंत्री जेपी दलाल को वित्त विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि मंत्री कंवरपाल गुर्जर कृषि और मंत्री मूलचंद शर्मा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग संभालेंगे। वहीं पहले शहरी निकाय मंत्री रहे कमल गुप्ता को अब स्वास्थ्य महकमा दे दिया गया है। मंत्री बनवारी लाल को पीडब्ल्यूडी विभाग दिया गया है। सीमा त्रिखा को शिक्षा मंत्रालय सौंपा गया है, तो वहीं पाल ढांडा को पंचायत विभाग दिया गया है। मंत्री असीम गोयल को परिवहन विभाग दिया गया है। अहम विभागों की अगर बात करें तो अभय सिंह यादव को सिंचाई विभाग दिया गया है। सुभाष सुधा को शहरी स्थानीय निकाय विभाग और विशंबर सिंह वाल्मीकि को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सौंपा गया है। इसके अलावा राज्य मंत्री संजय सिंह को खेल विभाग दिया गया है, जबकि रणजीत चौटाला को पहले की ही तरह बिजली और जेल विभाग दिया गया है। तो विभागों का बंटवारा हो गया है। नायब सैनी सरकार में मंत्रालय जो है वो बांट दिए गए हैं। गृह विभाग, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास जो विभाग है उनके बारे में आपको बता रहे हैं। सीएम के पास आबकारी एवं कराधान विभाग भी है। युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता भी है। सूचना जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति भी सीएम ने अपने पास ही रखा। और इसके अलावा विदेशी सहयोग, न्याय प्रशासन, ये भी नायब सैनी के हिस्से ही। मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी। खान एवं भू विज्ञान, सामान्य प्रशासन भी सीएम ने अपने पास रखे हैं। सीआईडी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग भी अपने पास रखे हैं मुख्यमंत्री ने। राजभवन मामले, विधि एवं विधायी मामले भी अपने पास रखे हैं सीएम ने। और इसके अलावा जेपी दलाल, वित्त विभाग इन्हें सौंपा गया है। अभिलेखागार विभाग इन्हें सौंपा गया है। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग भी जेपी दलाल को दिया गया है। कद बढ़ा है नायब सैनी कैबिनेट में जेपी दलाल का। कंवरपाल गुर्जर का भी कद बढ़ाया गया। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग इन्हें दिया गया है। पशुपालन मत्स्य विभाग भी कंवरपाल गुर्जर को सौंपा गया। और इसके अलावा विरासत एवं पर्यटन और संसदीय कार्य, ये दोनों विभाग इनके पास पहले भी थे, अभी भी हैं। ऊर्जा एवं जेल मंत्रालय, ये दोनों विभाग जो हैं वो दिए गए हैं चौधरी रणजीत सिंह को। स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा, ये दोनों जिम्मेदारियां डॉक्टर कमल गुप्ता को सौंपी गई हैं। आयुष और नागरिक उड्डयन भी इन्हें दिया गया है। ये विभाग हैं महत्वपूर्ण विभाग। उद्योग एवं वाणिज्य और श्रम विभाग मंत्री मूलचंद शर्मा संभाल रहे हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले भी मूलचंद शर्मा ही संभालेंगे। चुनाव की जिम्मेदारी भी मूलचंद शर्मा के हिस्से ही है। और डॉक्टर बनवारी लाल, इन्हें अब सार्वजनिक स्वास्थ्य और लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा वास्तुकला की जिम्मेदारी भी डॉक्टर बनवारी लाल ही संभालेंगे। हरियाणा में जो मंत्रियों को विभाग बांटे गए हैं उसमें सीमा त्रिखा राज्य मंत्री हैं, लेकिन स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा की जिम्मेदारी सीमा त्रिखा को सौंपी गई। महिपाल ढांडा विकास एवं पंचायत और सहयोग विभाग संभालेंगे, इनको जिम्मेदारियां दी गई हैं। और मंत्री असीम गोयल को परिवहन एवं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। डॉक्टर अभय सिंह यादव को सिंचाई और जल संसाधन विभाग, सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण, ये विभाग भी डॉक्टर अभय सिंह यादव को सौंपे गए हैं। सुभाष सुधा राज्य मंत्री बने हैं नायब सैनी कैबिनेट में। इन्हें शहरी स्थानीय निकाय और सभी के लिए आवास जिम्मेदारी सौंपी गई है। विशंबर सिंह वाल्मीकि को सामाजिक न्याय, एससी और बीसी कल्याण, अंत्योदय मुद्रण और स्टेशनरी की जिम्मेदारी भी विशंबर सिंह वाल्मीकि को सौंपी गई है। और मंत्री संजय सिंह खेल, पर्यावरण और वन एवं वन्य जीवन की जिम्मेदारी इन्हें दी गई है।
चलिए आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है खास बातचीत के दौरान, वो आपको सुनवाते हैं। इस वक्त हमारे साथ पूर्व कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल हैं। बतौर वित्त मंत्री सर आपने कार्यभार संभाला है। अगर बात की जाए तो किस प्रकार की प्राथमिकताएं वित्त विभाग को लेकर आपकी रहने वाली है सर? वित्त किसी भी प्रदेश की विकास की धुरी है और वित्तीय प्रबंधन अच्छा हो तो प्रगति होती है और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है। इस तरफ मेरा ध्यान रहेगा कि हरियाणा में और ज्यादा जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो। इन्वेस्टमेंट की आप बात करते हैं, लेकिन विपक्ष का लगातार आरोप रहता है कि प्रदेश पर कर्ज बढ़ रहा है। खासकर हुड्डा साहब की अगर बात की जाए तो वो लगातार ये कहते रहते हैं कि कर्ज लो, घी पियो की नीति भारतीय जनता पार्टी अपनाती है। देखिए, अगर कर्ज लेकर आमदनी बढ़ती है तो कोई बुराई नहीं है और मैं समझता हूं कि आम आदमी की आमदनी बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है, जीएसडीपी बढ़ रही है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बतौर कृषि मंत्री आपका किस प्रकार से कार्यकाल रहा, कैसे देखते हैं, कितना विकास आप कृषि क्षेत्र में कर पाए सर? देखिए, हमारे जो मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी है, सभी मिलजुल कर काम करते हैं। किसानों के लिए मैं अब भी काम करता रहूंगा और किसानों के लिए जितनी भी योजनाएं होंगी उसमें मेरी प्राथमिकता रहेगी। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। ये थे जयप्रकाश दलाल और वित्त मंत्रालय ये अब संभालते हुए नजर आएंगे। और कृषि विभाग को लेकर इनकी तरफ से कहा है कि कृषि विभाग में जो उन्होंने काम किए हैं आगे भी वो किसानों के लिए काम करते रहेंगे और प्रदेश के वित्त को विभाग को देखते हुए कहीं ना कहीं प्रदेश की जो विकास है उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालीरमन, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने अपना पदभार संभाला। नई जिम्मेदारी के लिए उन्होंने सीएम का आभार जताया है। वहीं उन्होंने ये कहा कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, इसके लिए काम करेंगे। आपको बता दें कि मूलचंद शर्मा को उद्योग, श्रम और खाद्य विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, जिसके बाद उन्होंने सीएम का आभार जताया और नई जिम्मेदारियों के लिए उन्होंने ये कहा कि रोजगार के अवसर बढ़ाने का प्रयास करें। सर, नए दायित्व के साथ आप चंडीगढ़ सचिवालय में पहुंचे हैं, कामकाज संभाला है, क्या कहेंगे आप? किस तरीके से देखते हैं? फरीदाबाद के औद्योगिक नगरी से आप आते हैं, उद्योग विभाग भी मिला है, खाद्य आपूर्ति विभाग मिला है, श्रम भी मिला है और चुनाव मामले आप पर है, तो किस तरीके से देखते हैं कि क्या किस दिशा में काम सरकार करेगी? आप क्या बेहतर करेंगे पहले की अपेक्षा? मैं धन्यवाद करता हूं संगठन का और मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी का, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का। मुझे इतना बड़ा विभाग दिया है और इतना भरकम भारी महकमा है जो औद्योगिक से जुड़ा हुआ है और आम व्यक्ति के रोजगार से जुड़ा हुआ है। इस पे हम काम करेंगे और पहले भी देश दुनिया के मानचित्र पर था, इसको आगे ले जाने का काम करेंगे, अपनी पहचान बनाने का काम करेंगे और इस विश्वास को हम कायम रखेंगे। फरीदाबाद और हरियाणा गुड़गांव में एक औद्योगिक क्षेत्र है, इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले और ज्यादा लोगों को समय पे इलाज मिले, आम व्यक्ति के फूड एंड सप्लाई का, किसान की फसल के उठाव खरीदारी समय पे हो। जो दायित्व दिए इसको पूरी निष्ठा के साथ इसको बढ़ावे का काम करेंगे। सर, लगातार मांगे उठती रही कि मदर यूनिट आए, फरीदाबाद औद्योगिक क्षेत्र में फिर से विश्व पटल पर अपना नाम करे, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए जाएंगे? कुछ नहीं, मेरा मानना है कि जहां भी जमीन मिलेगी, जिस भी क्षेत्र में मिलेगी, जहाँ औद्योगिक क्षेत्र की सस्ती जमीन चाहिए और लोगों के लिए जहां भी हमें हरियाणा में जमीन मिलेगी वहाँ औद्योगिक क्षेत्र को मदर यूनिट लगाने का काम करेंगे। जिससे क्या है कि समय थोड़ा है, जो भी समय है इस समय में प्रयास करेंगे कि मदर यूनिट का यहाँ पे मुख्यमंत्री से मिलकर कि लोगों को रोजगार मिले और अपना प्रदेश का रेवेन्यू बढ़े। धन्यवाद। वहीं नए विभागों का कार्यभार न मिलने के बाद कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान भी सामने आया। उनका कहना है कि कृषि विभाग का जो प्रभार मिला है वो अच्छे तरीके से उसे निभाएंगे, अच्छे तरीके से काम करेंगे। देखिए, किसान के लिए जो हम अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, हमारा प्रयास रहेगा वो अच्छे से करा। पहले भी सरकार ने जो काम किए वो बहुत अच्छे काम किए। चाहे मुआवजा देने की बात है, मैं समझता हूँ पिछली सरकारों के मुकाबले में 10 गुना से भी ज्यादा मुआवजा देने का काम सरकार ने किया। चाहे किसान का जो लोन था उसमें जिस प्रकार की एक मुश्त योजना चलाई तो उसमें भी 1100 करोड़ रुपए माफ करे, और अब की बार भी जो निर्णय लिया सरकार ने तो उसमें भी हम अगर किसान एक मुश्त योजना का लाभ उठाता है तो लगभग 1750 करोड़ रुपया किसान का माफ होगा। तो मैं समझता हूँ इससे बहुत बड़ा लाभ किसान को होगा।
दूसरा हमारा ये है कि हम पूरा प्रयास करेंगे कि जो खरीद है वो सही समय पे और ठीक तरीके से वो खरीद हो, किसान को किसी प्रकार की भी समस्या ना आए, उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। देखिए, हमने पूरी तैयारी कर ली। 26 मार्च से सरसों की खरीद शुरू हो जाएगी और 1 अप्रैल से हम गेहूं की खरीद शुरू कर देंगे, तो कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत आने नहीं देंगे। मंडियों में व्यवस्था को लेकर देखिए, काफी अच्छा काम उसमें हुआ और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी हमने डेवलप भी किया है। चाहे स्मार्ट क्लासरूम की बात है, चाहे स्मार्ट बोर्ड की बात है, चाहे टैब देने की बात है, चाहे सुपरटेंडेंट की बात है, तो जो भी हमने काम शुरू किए उसमें काफी लाभ बच्चों को हुए भी हैं। वोकेशनल एजुकेशन में हमने सबसे अच्छा काम किया और जिस प्रकार से उनको किट भी उपलब्ध हमने कराई, और जो बच्चा +2 करके निकलता है तो अगर वो चाहे तो अपना रोजगार भी शुरू कर सकता है। तो मैं समझता हूँ इन सारे उसमें काफी अच्छा काम एजुकेशन में हुआ है। लेकिन एक जो मेरे मन में कसक है वो थी कि टीचरों की कमी थी, लेकिन वो टीचरों की कमी अब पूरी हो जाएगी। लगभग 20,000 टीचरों की भर्ती कर रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि इस सेशन में वो कमी नहीं रहेगी। तो वो विश्वास निश्चित तौर से कंप्लीट होगा और उससे बड़ा लाभ होगा। देखिए, जो फसल खराबा था उसकी गिरदौरी हो चुकी है और जहां जहां भी नुकसान होगा उसकी भरपाई करेंगे। कब तक, मतलब प्रायोरिटी? अभी मैं डेट तो नहीं आपको बता सकता, लेकिन जल्दी हम उसको करेंगे। देखिए, बिल्कुल गलत बात है। अब किसी को भी ईडी बुलाएगी तो उसको जाना ही चाहिए, और ऐसा नहीं केजरीवाल जी कोई देश के पहले व्यक्ति नहीं है जिसको किसी ने समन किया और बुलाया हो कि वो पहले व्यक्ति हैं। ऐसा इससे पहले कितने ही मुख्यमंत्री, कितने ही केंद्रीय मंत्री, कितने स्टेट मिनिस्टर ऐसे हैं जिनको समन किया और वो गए। स्वयं जिनको शास्त्र का समझ होता है उन्हें भी ये बात कही कि जाना चाहिए था। स्वयं कोर्ट ने भी ये बात कही कि उनको जाना चाहिए था, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी। अब जब अगर एक व्यक्ति बिल्कुल इनकार ही कर दे कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, वास्तविकता में वो चाहता था कि उसको गिरफ्तार करें ताकि वो उसका लाभ ले सके। वो ये लाभ लेने के लिए इस बात का इंतजार कर रहा था क्योंकि मैं नहीं मानूंगा। लेकिन मैं मानता हूं ये बात कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो इतने बड़े पद पे बैठा, उसको कानून का सम्मान करना चाहिए। वो किस मुंह से कहेगा आम आदमी को कि आप कानून का सम्मान करो? वो कानून को मनवाने वाला व्यक्ति है, लोगों को कहेगा कानून का पालन करो। उस संविधान की रक्षा करने वाला व्यक्ति है, वो स्वयं धज्जिया डालेगा संविधान की। तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल गलत था उनका निर्णय, जो भी उन्होंने निर्णय लिया। कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने दोबारा से मंत्रिमंडल में मौका मिलने पर सीएम नायब सैनी का आभार जताया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। चीफ मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव होता है किसको क्या दें। मेरा डिपार्टमेंट सबसे बड़े डिपार्टमेंट में आता है फाइनेंस, उसके बाद आता है पावर। और सामने बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि अभी अप्रैल मई जून ये महीने सामने आ रहे हैं। ये इतना बड़ा डिपार्टमेंट है कि इसको भी चलाना बहुत बड़ा जोखिम है। तो उसके बाद जेल मंत्रालय है, बहुत बड़ा है, जिसपे अब 22 जेलें हैं, 25,000 कैदी हैं हमारे पास। अपने आप में 2 बहुत बड़े डिपार्टमेंट हैं। मैं बहुत संतुष्ट हूँ और मैं ये समझता हूँ 1 मिनट कि मुझे मेरा कार्यालय देख के, मेरा पीछे की सारा कुछ देख के और मेरा दायित्व देख के मुझे दोबारा उन्होंने मंत्रिमंडल में एक मौका दिया। ये बहुत बड़ा विश्वास है। इससे ज़्यादा मैं नहीं समझता कि मेरे पे क्या दायित्व दिया जाए। बहुत बड़ा भरोसा। हमें जो आगे आने वाला समय, क्योंकि अप्रैल मई जून जुलाई तक बड़ा टफ होता है, सब ट्यूबवेल्स ऑन हो जाते हैं, सब AC ऑन हो जाते हैं, कूलर्स पंखे भी सब ऑन हो जाते हैं। ये बड़ा टफ समय होता है जिसमें लोगों को मीट आउट करना होता है। हमारी दुनिया भर की इंडस्ट्री गुड़गांव में आ रही है, NCR में हम, तो हम इसमें कभी भी आज तक हमारे नहीं हुआ कि बिजली घरों का गिराव हुआ। हम बहुत अच्छे तरीके से इसे चला रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है हमारी टीम पे कि हम इसे अच्छा चलाएंगे। और हरियाणा के नवनियुक्त परिवहन मंत्री असीम गोयल ने हरियाणा रोडवेज का सफर किया। इस दौरान उन्होंने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत भी की। आपको सुनवाते हैं। परिवहन मंत्री असीम गोयल इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो आप परिवहन विभाग की जिम्मेदारी मिली और इसके साथ साथ WCD मिनिस्टर भी आप बने हैं। पहली यात्रा आपकी, पहली कैबिनेट की बस के हरियाणा रोडवेज में है। कैसी रही यात्रा और किस प्रकार से बदलाव जो है हरियाणा रोडवेज में आप देखना चाहते हैं? सर देखिए, आज कैबिनेट की पहली मीटिंग है तो मुझे रात ही चार्ज मिला, तो मुझे लगा कि अपनी पहली यात्रा अपनी उसी, अगर एक तरह से मैं कहूँगा ये मेरे कर्म का क्षेत्र है, मुझे इसी के लिए काम करना है, इसी के माध्यम से काम करना है। तो ग्राउंड पे जुड़ के क्या क्या इसमें सुधार हो सकता है, क्या सुझाव आ सकते हैं, तो चालक परिचालक साथी से भी, सहयात्रियों से बात की और मेरा मानना है
कि स्टाफ के वेलफेयर के लिए, पब्लिक की और जो उनको सुविधाएं और बेहतर तरीके से मिलें और विभाग जो है तरक्की पे जाए। और मेरे से पूर्व आदरणीय मूलचंद जी ने, उनसे पहले कृष्ण कुमार जी ने आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बड़ा अच्छा रोडवेज का संभाला है उसको। लेकिन आदरणीय नायब सैनी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में और बुलंदियों तक जो है रोडवेज को लेके जाएंगे। अधिकारियों से बैठ के योजनाएं बनाएंगे और जैसा होगा। और धरती का जहाज इसको कहा जाता है, बड़ा सुहाना सफर रहा। एक लोगो आपकी हमेशा कपड़ों पे रहता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आपको मिला है, दिल के बहुत करीब आपके ये रहा है। ये लोगो जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है तब से आप इसको लगाकर एक बड़ी जिम्मेदारी मानते हैं इस विभाग को लेकर। देखिए, मैं सबसे पहले तो हमारे हाईकमान का आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को बहुत बहुत धन्यवाद हूँ, जो लोगों मेरे दिल के करीब है। उसी मंत्रालय की सेवा करने के लिए मुझे चुना और मेरा ये मानना है कि इस मंत्रालय में सब चीजें हैं, नियम से मंत्रालय चलता है, लेकिन इसके अंदर भाव भी होना चाहिए। बहनों की और बेटियों की बेहतरी के लिए भाव से इस विभाग में काम करेंगे। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। परिवहन मंत्री सीम गोयल थे और इनका साफ तौर पे कहना है कि इस रोडवेज बस में पहला सफर उनका इसलिए रहा है क्योंकि उनका कर्म क्षेत्र है परिवहन विभाग, और परिवहन विभाग में किस प्रकार के बदलाव किए जाने हैं वो भी कहीं ना कहीं आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालीरमन, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। हरियाणा में हुए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों का बंटवारा हुआ। अभय सिंह यादव को सिंचाई एवं जल संसाधन और रासायनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण का पदभार जो है वो दिया गया है, कार्यभार दिया गया है। मंत्री पद का कार्यभार संभालने के बाद अभय सिंह यादव ने हरियाणा न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। राज्य मंत्री अभय सिंह यादव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी जिम्मेवारी मिली है, वाटर एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट इनके पास आया है। सर, सिंचाई विभाग आपके पास आया है। लगातार आपने सिंचाई को लेकर, पानी को लेकर बहुत से कदम उठाए हैं। 9-9.5 साल से आप लगातार सरकार में विधायक हैं और उसके नाते भी आपने पश्चिमी हरियाणा को पानी दिलाने की बहुत भरपूर प्रयास किए। अब किस प्रकार से आगे तमाम कार्यों को लेके जाएंगे सर? देखिए, जो पिछले 9.5 साल में काम किए हैं उसी प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएंगे और काम काफ़ी हुए हैं। हमारी सरकार ने बहुत काम किए हैं और विशेषकर जो सिंचाई विभाग है इससे संबंधित 2 विशेष बातें हैं। एक तो पीने के पानी की सप्लाई और एक कृषि के लिए नहरी पानी की सिंचाई के लिए। दोनों ही दिशाओं में हम आगे बढ़ेंगे और जहाँ जहाँ पीने के पानी की कमी है वहाँ पब्लिक हेल्थ से कोऑर्डिनेट करके स्टोरेज कैपेसिटी बढ़वा के और कोशिश करेंगे कि नहर का पानी जिस क्षेत्र में जितने दिन उपलब्ध रहता है उसके मुताबिक स्टोरेज की ऐसी व्यवस्था हो जाए कि पीने के पानी की कमी ना रहे। जी, एक यमुना को लेकर भी कहीं ना कहीं जिक्र होता है। बारिश के समय में यमुना का पानी जो है वो पर्याप्त मात्रा में आता है, उसको लेकर क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे? हालांकि विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता रहा है सत्ता पक्ष पे, यमुना का पानी राजस्थान को देने की बात की जा रही है, ये गलत है और हरियाणा के हकों पर डाका है। इस प्रकार की बात विपक्ष लगातार कर रहा है सर। देखिए, यमुना का जो फालतू पानी है उसका इस्तेमाल हम लगातार कर रहे हैं, 9.5 साल से कर रहे हैं। और भिवानी और महेंद्रगढ़ जिले में आप जाके देखिए, विशेषकर वहाँ रिचार्ज के बहुत काम हुए हैं और बारिश का जो पानी है उसको महेंद्रगढ़ जिले में तो अगर बात करें तो दोहान और कृष्णावती 2 हमारी नदियां हैं। पहले चलती थी, पानी आता था, बारिश की कमी की वजह से पानी नहीं आ रहा, तो उन नदियों को दोनों को हमने नहर से जगह जगह जुड़वा दिया है। नहर के सिस्टम के पैरेलल हैं दोनों नदियां और रिचार्ज की बहुत ज़्यादा बड़ी व्यवस्था हुई है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस रिचार्ज ने महेंद्रगढ़ जिले के कम से कम 200 गांवों की अर्थव्यवस्था बदली है। सर, आप लगातार काम करते रहे हैं, विभाग में भी आईएएस अधिकारी के तौर पर आपने काम किया है। एसवाईएल का मुद्दा आप लगातार देखते रहे हैं, जब भी बात होती है तो एसवाईएल का जिक्र जरूर होता है, सिंचाई की बात होती है, पीने के पानी की व्यवस्था की बात होती है। क्या कोई और अल्टरनेट रास्ता है कि एसवाईएल का पानी हरियाणा तक पहुंच सके? देखिए, इस विषय में ये, क्योंकि ये एक थोड़ा सा उलझा हुआ सा विषय है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है और माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो स्पष्ट दिशा निर्देश हमें अपेक्षित है और जो ही आएंगे सुलझ जाएगा। अंतिम सवाल रहेगा सर, आज कैबिनेट की पहली मीटिंग हुई है विभाग आवंटन के बाद, किस प्रकार की चर्चा इस मीटिंग में हुई है सर आप लोगों की? ये तो लगभग प्रारंभिक मीटिंग थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी है और कैबिनेट ने जो काम प्रक्रिया कामों की चल रही है उन्हीं के बारे में उनको एग्जीक्यूट करने के लिए किस तरह से किया, उन्हीं के बारे में बातचीत हुई।
शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। ये थे अभय सिंह यादव और एक नई जिम्मेदारी के साथ अब कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पश्चिमी हरियाणा की अगर बात की जाए या फिर पूरे प्रदेश की बात की जाए तो पानी की जो भी बेहतर व्यवस्था होगी उस पर काम करते हुए नजर आएंगे। और इसके साथ साथ आज की जो मीटिंग हुई है वो एक कटसी मुलाकात के तौर पर तमाम मंत्रियों की हुई है। एक बेहतर समन्वय तमाम विभागों के बीच बने, इस प्रकार की इस बैठक में चर्चा हुई है। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालीरमन, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। तो हरियाणा में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और सभी मंत्रियों को अब पदभार भी मिल गए हैं। तो सभी मंत्रियों ने खास बातचीत में अपनी अपनी बातें जो है वो बताई, अपनी अपनी प्राथमिकता बताई। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।